गाइस, जैसा कि आप लोगों को सीटेट का क्लास दिया जा रहा है, तो आज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कल जो है आपको सीडीपी का यहाँ तक बता दिए थे, तो आगे जो है इसका जो है क्वेश्चन देखिए क्या है न है। तो आपको जो है डेली एमसीक्यू का क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार देखा कीजिए ताकि आपको समझ में आवे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए क्या है क्वेश्चन है 11 नंबर में कि कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया है विवेचनात्मक। तो विवेचनात्मक किसको कहते हैं? नया वर्ड है। तो विवेचनात्मक जो है क्रिटिकल थिंकिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग को, मतलब कि तरह तरह की सोच को क्या कहते हैं? विवेचनात्मक चिंतन। ये अगर किसी बच्चा के पास रहेगा, तरह तरह की सोचेगा, तो उसका दिमाग और विकसित करेगा। तो विकसित करेगा तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव पूछ रहा है, तो पॉजिटिव आंसर ही नहीं चूज करेंगे। जैसे एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन किसको कहते हैं? जिसमें आपका जो है एक से अधिक उत्तर हो, उसको क्या कहेंगे? अपसारी प्रश्न। और जिसका केवल एक ही उत्तर हो उसको क्या कहते हैं? अभिसारी प्रश्न। जैसे कहेंगे 2 जोड़ 2 कितना होता है? तो 4 होता है। तो ये जो है आपका क्या है? अभिसारी प्रश्न, क्योंकि इसका आंसर एक ही होगा। 2 जोड़ 2 4 ही होगा। 5 कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं, नहीं ना। तो ये जो है अभिसारी हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ देंगे कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो इसका एक ही डेट होगा, 15 अगस्त 1947। अगर इसी में पूछेंगे भारत आज़ाद करने में किन किन का भूमिका है, तो इसमें आपको जो है 100 नाम आ जाएगा, तरह तरह का व्यक्ति का नाम आएगा। तो ये आपका अपसारी में आ जाएगा। तो बात समझ रहे हैं? तो विवेचनात्मक चिंतन जो है एक तरह से कहने का मतलब है कि ये अपसारी चिंतन में आता है। जब विवेचनात्मक चिंतन पॉजिटिव होता है तब अपसारी चिंतन भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये वही अपसारी चिंतन की बात है, इसमें जो है बता रहा है। तो अपसारी चिंतन देख लीजिए कि इसमें जो है आपको एक से अधिक वाला उत्तर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव जितना आप चूज कर सकते हैं, जिसमें बच्चा का दिमाग ज़्यादा लग सकता है, वो वाला प्रश्न होगा। ऑप्शन ए में देखिए क्या है कि पता करो कि तटीय इलाका में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। तो ये क्यों जब लग गया तो क्यों में आपका तरह तरह का जवाब आएगा। तो ये एक प्रश्न हो जाता है। तो ये आपका पॉजिटिव है। भारत के 10 राज्य का नाम बताए। तो अब 10 राज्य कह दिया तो ये तो एक तरह से बांध दिया हमको। तो बांध दिया तो ये कैसा प्रश्न हो गया? अभिसारी प्रश्न हो गया। और क्वेश्चन पूछ रहा है विवेचनात्मक चिंतन किस में बढ़ेगा। तो जिसमें ज़्यादा प्रश्न होगा उसमें न बढ़ेगा, जिसमें ज़्यादा आंसर होगा उसमें न बढ़ेगा। तो ये 10 राज्य देकर बांध दिया, तो ये तो आपका बी नंबर जो है आपको ऐसे कट जाएगा। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। अब 2 से 10 तक दे दिया, तो तक वर्ड जो दे दिया ये आपको बांध दिया। तो इतना में ही ये कंडीशन कौन कह रहा है? कंडीशन फॉलो करने के लिए कह रहा है, तो ये भी आपको कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? और आगे देखिए, दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, मतलब याद करके बोल रहा है, रिसाइट करके, मेमोराइज करके। तो मेमोराइज मतलब सुस्मरण सब क्या है? निगेटिव वर्ड है। स्मरण करके बच्चा को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये भी आपका कट गया। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहा? ए नंबर। तो ए को टिक कर देंगे। तो बात समझ रहे हैं? जैसे आपको कोई भी आंसर बताते हैं, क्वेश्चन का जो एक एक लाइन को, जो एक एक वर्ड को तोड़ते हैं, तो उससे पहले आप इसको पॉज करके वीडियो को आंसर देने का खुद से प्रयास कीजिए। उसके बाद जो हम बताएंगे उसको सुन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इससे आपका ज़्यादा जो है माइंड एक्टिव होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह जो है इसको सॉल्व कीजिए ताकि जो है आपका जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। अब विकास का चरणीय सिद्धांत, विकास के चरण के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। तो विकास जो है, विकास एक नया शब्द है। तो विकास किसको कहते हैं? और एक होता है वृद्धि। वृद्धि और विकास के बारे में पूछता है। तो वृद्धि किसको कहेंगे और विकास किसको कहेंगे, इसको जान लेते हैं। वृद्धि और विकास में जो है अंतर क्या है? देखिए, आपका जो है वृद्धि जो है एक समय तक ही होता है, इसका जो है दायरा फिक्स रहता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, वृद्धि, वृद्धि आपका फिक्स रहता है, ठीक है। वृद्धि आपका एक दायरा तक ही होता है। जैसे हम जो है आपका हाइट, विकास जो है
एक जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है, और वृद्धि क्या है कि एक निश्चित समय में जो है रुक जाता है। वृद्धि को आप देख सकते हैं, लेकिन विकास को आप देख नहीं सकते हैं। वृद्धि को आप माप सकते हैं, लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते हैं। विकास को नापा या तौला नहीं जा सकता है, लेकिन वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है। आपका वेट आपका नपाएगा, जब नपाएगा तो वो आपका वृद्धि है कि आपका कितना वृद्धि हुआ, कितना ग्रोथ हुआ। लेकिन आप विकास को नाप सकते हैं, विकास को नहीं नाप सकते हैं। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो बात समझ रहे हैं, विकास और वृद्धि में यही अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है कि विकास जो है, विकास की निरंतरता, तो ये आपका जो है हो जाना चाहिए विकास की निरंतरता, क्योंकि विकास जो है निरंतर होते रहता है। विकास की अनिरंतरता, अनिरंतरता लग गया तो ये जो है कट जाएगा आपको ऐसे, ये जो है कट गया। अब विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, ये भी आपका कट जाएगा। और विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक, ये भी कट जाएगा। तो विकास जो है, विकास का अगर चरणीय पूछेगा तो विकास में यही बोलेंगे कि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलते रहता है। अब देखिए आगे कि बच्चों के विकास का क्रम, तो बच्चा के विकास का क्रम मतलब कैसे होता है, विकास जो होता है बच्चा में तो कैसे होता है, तो अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है। देखिए एक आया अमूर्त, अमूर्त आपको बता दिए हैं, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से ना हो उसको अमूर्त करते हैं। और मूर्त होता है कि जो आपके सामने हो, मतलब डायरेक्ट जो दिखता है उसको मूर्त कहते हैं। तो बच्चा का कभी भी विकास अमूर्त से मूर्त की तरफ होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि जब भी बच्चा का विकास होगा तो पहले बच्चा को कोई चीज़ दिखा के जो है उसके बाद जाकर समझा कर किया जाता है। अगर बच्चा को नहीं दिखाइएगा तो उससे ज़्यादा बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा। जैसे मान लिया जाए बच्चा को पढ़ाना है क्यूब पढ़ाना है, तो क्यूब हो सके तो आप क्यूब उसको दिखा दीजिए, क्यूब दिखा दीजिए, उसके बाद उसका डायग्राम दिखा के उसको बताइए तो बच्चा डायरेक्ट समझेगा। और क्यूब नहीं दिखाइएगा, डायरेक्ट आप उसको सूत्र लिखा दीजिए तो बच्चा कैसे समझेगा। तो बच्चा का कभी भी विकास जो है अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं हो सकता है, तो ये बात आपका कट जाएगा। उसके बाद समान से विशिष्ट की ओर, हाँ ये बात सही है। बच्चा का विकास जब भी होगा तो वो समान से विशिष्ट की ओर होगा, क्योंकि बच्चा शुरुआत में जो है नॉर्मल चीज़ सीखता है, नॉर्मल से धीरे धीरे जो वो स्पेसिफिक चीज़ को सीखना मतलब कि सीखने लगता है। जैसे आप जो है शुरू में बच्चा को सिखाइए 2 जोड़ 2 सिखा दीजिएगा तो बच्चा सीख जाएगा, वो डायरेक्ट है। और उसी में जो है आप शुरुआत में ही अगर बच्चा को पैंचा वाला जोड़ सिखा दीजिएगा तो पैंचा वाला जोड़ बच्चा सीख पाएगा, उसको पैंचा समझे में नहीं आएगा कि मतलब कि हाथ में जो है क्या रखना है, किससे घटाना है, किससे जोड़ना है, तो वो स्पेसिफिक थोड़ा हो जाता है। तब बच्चा को जब भी सिखाइए तो समान से विशिष्ट की ओर, तो ये आपका जो है हो जाना चाहिए विकास का क्रम, तो यही होना चाहिए। उसके बाद पैर से सिर की ओर, बच्चा का विकास जो है पैर से सिर की ओर होगा। कभी भी बच्चा का विकास जब भी होगा तो सिर से पैर की ओर, बात समझ रहे हैं। तो ये आपका ऐसे कट गया। तो बच्चा का विकास कब जब भी होता है तो सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। हाथ पैर से केंद्र की ओर, तो हाथ पैर से केंद्र की ओर होगा नहीं, केंद्र से बहिर्मुखी मतलब अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होता है। जब भी विकास होगा बच्चा का तो आंतरिक से बाहरी होता है, तो हाथ पैर से नहीं, यानी कि केंद्र से बाहरी की ओर रहता तो सही रहता। तो ये कट जाएगा आपका इसे, तो आप इसमें आप बी नंबर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग पहले खुद से क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश किया कीजिए पॉज करके, उसके बाद जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक एक वर्ड को तोड़ के बताया जाएगा आपको, ठीक है। ताकि कॉन्सेप्ट चूँकि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन कंसेप्चुअल आता है, वो बहु यही क्वेश्चन उठा के नहीं देगा, लेकिन ये सब वर्ड आपको मिलेगा। समायोजन हो गया, देखिए समायोजन आया, अमूर्त आया, मूर्त आया, विशिष्ट आया, केंद्र आया, तो यही सब वर्ड वहाँ पर दिखेगा। वो बहु क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन वर्ड यही सब रहता है आपको। तो जब वर्ड का एक एक वर्ड को तोड़ के बताया जाएगा आपको, तो आपको जो है बात समझ में आ जाएगा, कौन क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सब समझ में आने लगेगा। तो धीरे धीरे आप पेशेंस बना के इस वीडियो को लगातार जब तक ये क्लास चलेगी तब तक आप इसको देखिए, और देख के जो है आप आराम से मतलब ईजिली वे में आप जो है सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए देखिए क्या है। समायोजन घटित होता है जब, मतलब एकोमोडेशन को क्या कहते हैं, समायोजन। अब जो है
ये समायोजन वर्ड किसका दिया हुआ है? तो ये जीन पियाजे का दिया हुआ है, एकोमोडेशन। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ही 3 वर्ड को जो है वो दिया था। एक था आत्म अनुकूलन, और दूसरा है आत्मसातीकरण, तीसरा है आपको समायोजन, और चौथा एक वर्ड आता है आपको जो है क्या कहते हैं, एक आत्मसातीकरण हो गया, एक समायोजन हो गया, और एक जो है ये दोनों को मिलने के बाद जो है एक वर्ड और बनता है जिसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एको देखिए, एक आत्मसाती के है तो वो आत्मसातीकरण को इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन कहते हैं इंग्लिश में आत्मसातीकरण को। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा समझ जाइए, एसिमिलेशन किसको कहते हैं? मतलब आत्मसातीकरण, जिसमें जोड़ने की बात हो उसको आत्मसातीकरण कहते हैं, ठीक है। जिसमें अंतर करने की बात हो, संशोधन करने की बात हो, परिवर्तन करने की बात हो, तो वो आपका समायोजन हो जाएगा, ठीक है, एकोमोडेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको ऐड करने की बात बताए, मतलब आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण में क्या होता है कि बच्चा जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता है तो वो आत्मसातीकरण कहलाता है। बात समझ में आई? जैसे हम कहेगा, इसको नोट डाउन कीजिए, आत्मसातीकरण पूछता है और समायोजन भी पूछता है, ठीक है। जैसे हम कह देगा कि जब बच्चा एक चिड़िया को देखा, कहीं जा रहा है और एक चिड़िया को देख लिया, तो देखा और कुछ दूर आगे जाने के बाद जो है एक पतंग को देखा, पतंग भी आकाश में उड़ रहा है। तो पतंग देखने के बाद बच्चा जब कहेगा अपने पिताजी से कि देखो देखो ये जो है चिड़िया उड़ रहा है, तो वो कहला जाएगा आपको आत्मसातीकरण। पतंग देखकर कह रहा है कि चिड़िया उड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण। उस समय उसका पिताजी भी कहेगा कि हाँ ठीक है, चिड़िया उड़ रहा है, पतंग देख कर के ही बोलेगा, उसके दिमाग में अलग कॉन्सेप्ट को नहीं डालेगा उस समय, ठीक है। जैसे में बच्चा के मन में कॉन्सेप्ट में पहले से बैठा है कि चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है, तो पतंग को भी देखा, तो पतंग के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन पतंग देखने के बाद जो है उसको भी कहेगा कि चिड़िया जो है आसमान में उड़ रहा है, तो समझ जाइए कि वो आत्मसातीकरण है। क्योंकि पुराना ज्ञान उसके है, पुराने ज्ञान क्या है उसके मन में, मतलब कि वो जानता है कि चिड़िया आकाश में उड़ता है। अब पतंग को देखा, पतंग के बारे में नॉलेज नहीं है उसको, लेकिन पतंग देखने के बाद भी कहता है कि पापा देखो चिड़िया उड़ रहा है, तो वो जो है क्या कहला जाएगा? आत्मसातीकरण। यानी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ दिया। वो पतंग को देखकर भी कहा कि उड़ रहा है, चिड़िया ही है, तो वो आत्मसातीकरण हो गया। जब समायोजन में होगा, वही बच्चा जब आगे जाएगा, आगे जाने के बाद जाके कुछ दूर आगे जाएगा तो उसके बाद देखेगा कि एरोप्लेन उड़ रहा है और जो है चिड़िया भी उड़ रही है। तो अब एरोप्लेन देख कर के भी बच्चा का मन में जैसे जो है देख लीजिए, जैसे में कौवा जो है मतलब चिड़िया उड़ रहा है, तो कौवा जो है क्या कहते हैं कि काँव काँव कहता है, और कोयल जो है कुकू कहती है। तो कौवा और कोयल को देखकर जब बच्चा आगे जाएगा, देखेगा कि उड़ रहा है, कौवा भी काला कोयल भी काला, तो देखने के बाद जाकर बोलेगा कि इसका आवाज़ जो है उसको फिर बोलेगा पहले यही कि चिड़िया देखो देखो पापा कौवा जो है उड़ रहा है। उसके दिमाग में कि कौवा जो है उड़ता है, ये काला होता है, तो कोयल भी काला है, तो कौवा और काला में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। यही जब उसका आवाज़ सुनेगा कि कौवा काँव काँव कहता है और कोयल काँव कूकू कहती है, तो आवाज़ में जब डिफरेंस कर ले बच्चा, अंतर कर ले, उसके आवाज़ को परिवर्तन को समझ ले कि आवाज़ में परिवर्तन है, संशोधन है, बदलाव है, अलगाव है, तो वो क्या कहला जाएगा? समायोजन हो जाएगा। तब अपने दिमाग को वो बात फिट करेगा, नहीं कौवा जो है काँव काँव कहता है और कोयल जो है कुकू कहती है। बात समझ रहे हैं? जैसे कौवा मतलब चिड़िया जो है आकाश में उड़ता है, अब बच्चा कुछ दूर आगे गया तो देखा एरोप्लेन उड़ रहा है, तो वो दोनों में डिफरेंस करने के लिए कैसे सीखे? उसका आवाज़ जो है, इसका आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस रहता है, कौवा काँव काँव कहता है, एरोप्लेन उड़ता है,
तो वो गरगर का आवाज़ है। तो जब आवाज़ से उसको पता चल जाए कि नहीं ये जो है इसका आवाज़ गरगर है और इसका आवाज़ काव काव है, तो दोनों में डिफरेंसेस पता चल जाता है। जब डिफरेंसेस पता चल जाएगा, अंतर करने के लिए सीख जाए, संशोधन करने के लिए सीख जाए, परिवर्तन करने के लिए सीख जाए, तो वो आपका समायोजन हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि समायोजन जो है, समायोजन किसको कहते हैं? तो समायोजन घटित होता है जब, कब बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। तो रूपांतरण करते हैं यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ये बात बोला है। अब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं, ये बात आ गया। बच्चे अपने स्कीमा को असंबद्ध खंडों में बांट देते हैं, तो ये तो बात इसका बिल्कुल कट जाएगा। इसका तो अंतर नहीं आ रहा है समायोजन का, जो आपको डिफिनेशन बताएं इसमें ये मैच नहीं कर रहा है। बच्चे अपने मूर्त अनुभव की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी इसका डिफरेंसेस नहीं बता रहा है, तो ये भी कट जाएगा। समायोजन में आपको क्या बताए कि जिसमें आपको लगे ये कि कुछ संशोधन हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो वो आपका जो है क्या कहते हैं कि समायोजन हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने क्या मतलब ऐड करने की बात हो रहा है। तो ऐड करने की बात हो रहा है, तो ऐड किस में आएगा? आत्मसातीकरण में, तो समायोजन में नहीं आएगा, ये भी कट गया। तो बचा बी नंबर में देख लीजिए, बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके, देखिए परिवर्तन आया, परिवर्तन आ जाए, संशोधन आ जाए, अलगाव हो जाए, या फिर जो है मतलब परिवर्तन सब टाइप का बात करें, मतलब डिफरेंसेस के बात करें, तो ये आपका समायोजन होता है। ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, तो कीवर्ड में समायोजन में लिख लीजिएगा परिवर्तन, बदलाव, अलगाव, ये सब आपका जो हो जाता है समायोजन, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें देखिए एक वर्ड और आया है आपको नया, स्कीमा। क्या आया है? स्कीमा। तो वर्तमान स्कीमा लिखा है ना, तो स्कीमा किसको कहते हैं? आपको एक एक वर्ड को तोड़ कर बताया जाएगा, आप इस स्कीमा सबको समझिए, ये सब क्वेश्चन आता है। तो स्कीमा किसको कहते हैं, सवाल ये है। तो स्कीमा जो है आपका जो है क्या कहते हैं, देखिए एक नया वर्ड आया है स्कीमा। स्कीमा को जानते हैं, स्कीमा किसको कहते हैं? मस्तिष्क की संरचना को गौर से समझिएगा, इस सबको नोट डाउन कीजिए, जो वर्ड मेन है उसको नोट डाउन कीजिए। स्कीमा लिख के डैश दीजिए, लिखिए कि मस्तिष्क की संरचना को स्कीमा कहते हैं। ये एक छोटे छोटे पार्ट में मतलब कि एक दूसरे से संबंधित होता है, उसको स्कीमा कहते हैं। मतलब माइंड में ये एक तरह से फिट रहता है। बात समझ रहे हैं? मस्तिष्क के, ये जो मस्तिष्क होता है बच्चा के, मस्तिष्क के भाग में मतलब एक खटाल के रूप में ये स्कीमा जो है मतलब ये ब्रेन में अवस्थित रहता है, एक दूसरे में मतलब माइंड में फिट रहता है। इस बात को समझिए, वो स्कीमा कहलाता है। जैसे में देखिए एग्जांपल समझिए कि जैसे में बच्चा जो है शुरुआत में देखिएगा कि चप्पल पहनने के लिए बोलिएगा, स्लीपर्स, बच्चा नहीं पहन पाता है, दायां को बायां पैर में, बायां को दायां पैर में पहन लेता है। तो जब वो उसी काम को बार बार करता है तो बच्चा के मस्तिष्क में ये बात फिट हो जाता है, यानी बैठ जाता है कि हमको ऐसे पहनना है। तो वो बच्चा ऑटोमेटिक जब उस चीज़ को करने लगे तो समझ जाइए कि ये क्या है, स्कीमा है। बात समझ रहे हैं? ये भी स्कीमा वर्ड जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, ये बात भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे बच्चा के द्वारा क्वेश्चन सीटेड कैसे बनाएगा, एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद बैग को बैग के स्थान पर, शूज को शूज के स्थान पर जो है बच्चा, किताब को किताब के स्थान पर बच्चा रख देता है। तो बच्चा द्वारा ये किया गया कार्य क्या कहलाएगा? तो वो स्कीमा कहलाएगा। क्योंकि बच्चा के माइंड में ये बात फिट है, बस्ता को बस्ता जगह पर, कॉपी को कॉपी जगह पर, शूज को शूज जगह में रखा जाता है। तो वो उसके माइंड में करते करते अभ्यास से वो आप उसके ब्रेन में बैठ गया है। तो बात समझ में आ रही है स्कीमा किसको कहते हैं? जैसे में एक बच्चा के द्वारा खुद से शर्ट का बटन लगाना क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। ताला लगाना मतलब ताला को लॉक करना क्या है? स्कीमा है। आपको जो देखिएगा कि आप जब अंधेरा से आप अंदर आइएगा तो इन करने के बाद कमरा में आपको एग्जैक्ट स्विच पता रहेगा कि वो स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट वो बल्ब ऑन कर देते हैं। जैसे ताला खोलना, ताला लगाना, ये सब क्या है? जिप लगाना, ये सब क्या है? स्कीमा के अंतर्गत आएगा।
तो बात समझ रहे हैं कि बच्चा द्वारा मस्तिष्क में किसी बात को संयोज कर बैठा लेना क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। ठीक है, तो ये नया वर्ड आया था, तो इसको जो है देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो समायोजन समझ गए आप, आत्मसातीकरण समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, एक पंचवर्षीय बच्चा को 16 फूल के चित्र दिखाए जाता है। ठीक है, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग का होता है। जब बच्चा से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे सिद्धांत अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए, क्रमबद्धता दिया है। क्रमबद्धता किसको कहते हैं, इसको सबसे पहले जानिए। तो क्रमबद्धता जो है, जब बच्चा किसी भी चीज़ को उसके गुण के आधार पर नहीं, उसके लंबाई के आधार पर, उसके चौड़ाई के आधार पर उसको वर्गीकरण करेगा, तो वो क्रमबद्धता हो जाएगा। ठीक है, एक आता है वर्गीकरण और एक आता है क्रमबद्धता। वर्गीकरण किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु को बच्चा उसके गुण के आधार पर छांटता है तो वो वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे एक टोकरी में 4 गो सेब रख दिया, आम, इमली, कटहल, और 4 गो जो है क्या कहते हैं कि सब्जी रख दिया। सब्जी में आलू हो गया, करेला हो गया, बैगन हो गया, ये रख दिया। उसके बाद जाकर 4 जो है आपको क्या कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स में रख दिया। जैसे में हो गया आपको कि क्या कहते हैं, ये जो है आपको ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, ये रख लिया। तो अब इसको कहेगा बच्चा को वर्गीकरण करने के लिए। तो उस समय जो बच्चा वर्गीकरण करेगा, फल को लिखेगा, फल के से रॉ में लिखेगा, सब्जी को सब्जी के रॉ में, इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट के रॉ में लिखेगा। तो बात समझ रहे हैं, जब बच्चा किसी वस्तु को गुण के आधार पर उसको बांटेगा तो वो वर्गीकरण कहलाएगा। और क्रमबद्धता किसको कहेंगे? जब उसके लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, उसके आकार के आधार पर उसको बांटेंगे तो उसको क्रमबद्धता कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए, कहेगा कि एक जो है, आप शुरुआत में जैसे प्रार्थना करने जाते हैं तो लाइन में लगाता है बच्चा सबको, सरकारी स्कूल या कहीं भी, तो लाइन में लगाता है। तो लाइन में सरकारी स्कूल में जब लगाता है बच्चा को, देखिएगा तो कहता है कि लाइन में लगने के लिए, तो सबसे पहले क्या करता है, वहाँ पर वर्गीकरण होता है या क्रमबद्धता होता है? तो सबसे पहले वहाँ पर वर्गीकरण होता है, क्योंकि गुण के आधार पर कहता है रे लड़का वाला लड़का लाइन में लग और लड़की वाला लड़की लाइन में लग, तो बोलता है। तो वर्गीकरण पहले करता है, उसके बाद क्रमबद्धता होता है। उसके बाद कहता है कि रे जे सबसे छोटा छी वो सबसे आगा या, ओकरा से जे लंबा छी ओकर पीछा जो, उससे जो लंबा है उससे पीछा जाओ, ये बोलता है। तो उस समय क्रमबद्धता होता है। तो जब लाइन में प्रे करने के लिए बच्चा को लगाता है, तो प्रे करने के लिए तो सबसे पहले उसका वर्गीकरण होता है, उसके बाद क्रमबद्धता होता है। तो बात समझ में आ गई है, क्रमबद्धता किसको कहते हैं और वर्गीकरण किसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि 16 फूल का चित्र दिखाया गया, जिसमें से 4 गो लाल है, 12 नीला रंग का है। जब बच्चा से पूछा गया तो कौन अधिक है, तो उत्तर देता है नीला फूल अधिक है। तो ये क्या है, उसका जो है सकर्मक अनुमान है। क्या है? सकर्मक अनुमान, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस इसमें आ जाएगा। ना तो इसमें जो आपको क्रमबद्धता आया और ना ही वर्गीकरण की बात आ रहा है, बांट रहा है। ये उसका जो है अनुमान जो लगाया, ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, ये सकर्मक अनुमान कर रहा है। ठीक है, प्रतिज्ञप्ति चिंतन तो है नहीं, ये थॉटेबल नहीं है, तो ये कट जाएगा। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज का क्लास जो है आप लोग को यहीं तक दिया जाएगा। कल जो है आपको जो है फिर जो है कुछ ज़्यादा कल ड्यूरेशन का क्लास दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और जो आज इम्पोर्टेंस लाइन आपको बताए हैं नोट डाउन करने के लिए, तो वो सब नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आज यहीं पर रखते हैं। ठीक है।